नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। आज हम अनअकैडमी के साथ राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक आपको पता पहले से ही चल गया होगा। भारत और भूटान संबंधों पर आधारित यह क्लास हमारे सबसे परम मित्र के साथ अर्थात भूटान के साथ संबंधों पर आधारित है और इस क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारत और भूटान संबंधों पर। हर प्रकार के डायमेंशंस हम यहां देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में उनमें से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उन पर हमारी विशेष इस क्लास में विशेष फोकस रहेगा, विशेष बल रहेगा उस क्लास में। आपको ये लेक्चर पूरा ध्यान से सुनना है और इस लेक्चर को सुनने के बाद एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आएंगे, ऐसी हमारी पूरी गारंटी है। अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार संक्षिप्त में हमारे बारे में जान लीजिए। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 7 साल का हमें आईएएस और आरएएस के बच्चों को पढ़ाने का अनुभव रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, राजस्थान कला संस्कृति ये हमारे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। अनअकैडमी पर आपको प्लस कोर्स में हमारी ये सारी सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 मिलते चले जाएगी। कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएस में सेलेक्ट हो गए हैं। जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ तैयारी स्टार्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत लंबा रास्ता है और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करोगे, जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। 7 बार मुझे मुख्य परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त हुआ, जिसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा देने का और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं अंकित बंसल आपको इनवाइट करता हूं अनअकैडमी के प्लस कोर्स के लिए। आप प्लीज प्लीज जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लीजिए। हमें वहां तैयारी करनी है, स्टार्ट करना है पूरा के पूरा कोर्स। फटाफट से कीजिए। एक बार जल्दी से मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आज ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया पूरे इंडिया में। आपको इसका प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसके लिए हम आपको गाइड कर देते हैं। आपको रजिस्टर करना होगा अनअकैडमी पे और इसके लिए बहुत आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करनी है, उसे इंस्टॉल करना है। ये डाउनलोडिंग आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आसानी से कर सकते हैं। आपको आसानी से ये लर्निंग ऐप वहां मिल जाएगी। इंस्टॉल करेंगे जब आप इसे, तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन का, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना होगा। अब उस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं एक बार हम पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, अर्थात प्रतिदिन लाइव क्लासेस बच्चों वो होती है जहां आप मुझसे, मेरे जैसे अनेकों अध्यापकों के साथ, अनेकों शिक्षकों, अनेकों टीचर्स, अनेकों एजुकेटर्स के साथ आप वहां पर एंगेज हो सकते हैं। क्लास के बीच में जैसे ऑफलाइन में आप जब बैठते हैं और आपको डाउट आता है कक्षा में हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ डेली लाइव क्लास में आपको एक चैट बॉक्स मिलता है। जब क्लास चल रही होगी आप अपना मैसेज वहां छोड़ सकते हैं, टीचर को वो बीच में दिख जाएगा और वो आपका जवाब दे देगा। इस प्रकार लाइव क्लास की भांति आपके सारे डाउट्स क्लास के बीच में ही क्लियर हो जाएंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, बच्चों बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं आपको यहाँ पर, क्विज होती है पूरी, और ये आपकी प्री के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में मॉक टेस्ट मिलते हैं, अर्थात मेंस के लिए आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों, एग्जाम में रैंक लेके आनी है, आरएस के एग्जाम में आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करना ही होगा। मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज मस्ट है और वो इस प्लस कोर्स में आपको साथ में मिल जाती है। हमारे साथ आप जब जुड़ेंगे, हम एक कोड बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। उस कोड के माध्यम से जब आप हमसे जुड़ेंगे बंसल 10 कोड के माध्यम से, तब आप हमारी ऐप पर सीधे संवाद कर पाएंगे, अपने उत्तर हमें लिखकर भेज पाएंगे, हम उनको इवेल्यूएट करके आपको बताएंगे कैसे उसको इंप्रूव करना है। ये अनअकैडमी का कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, हमारे सारे लेक्चर्स आपको वहां मिल जाएंगे और सारे बाकी टीचर्स के लेक्चर भी आपको पूरे कंपाइलेशन वहां 1 बाय 1 मिलेगा। रेगुलर कोर्स होता है बच्चों, ये बिल्कुल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की तरह। अनलिमिटेड एक्सेस बच्चों, कई सारे रिसोर्सेज आपको इस कोर्स के साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाते हैं। एक डाउट आपको जो आ सकता है कि इन सभी कोर्सेज में से कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है, उस कोर्स के बारे में एक बार आपको गाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई कोर्स मिलेंगे जिनसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप आरएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 12 महीने का कोर्स लेना है या फिर 24 महीने का कोर्स लेना है। आप इससे कम मंथ का कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो यूजफुल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आरएएस के एग्जाम में हमें पढ़ाने में भी कम से कम 1 साल का समय लगता है। ये
पूरे कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल होता है तैयारी का। अगर आप 12 महीने का लेंगे तभी आपकी प्रिपरेशन सही मायने में चालू हो सकेगी, नहीं तो सिर्फ आया राम गया राम वाली स्थिति पैदा ना करना। 12 महीने की कोर्स को आप ज्वाइन करें, और इसमें 7,000 की फीस है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों। 7,000 रुपए की फीस इन्होंने रखी है, और उसमें भी आपके लिए कोड हमें हमारे माध्यम से उपलब्ध करवाया है, बंसल 10। बंसल 10 अर्थात बंसल हमारा सरनेम, और 10 मतलब आप लोगों के लिए 10% का डिस्काउंट। तो इस प्रकार अगर आप इस कोड को जब सब्सक्राइब करने जाएंगे, प्लस कोर्स लेने जाएंगे, तो वहां अप्लाई करेंगे, और इसके अप्लाई होते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपकी जो इफेक्टिव फीस है 12 महीने के कोर्स की वो 6,300 रुपए रह जाएगी। इसी प्रकार 24 महीने वाले कोर्स पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बंसल 10 कोड का यूज करने से। एक तो आपको फायदा हो रहा है यहाँ पर बंसल 10 से कि आपकी फीस में डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा बंसल 10 से आपका फायदा हो रहा है कि आप हमसे मुझसे अर्थात डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, और मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको गाइड करना। आप मुझे उत्तर लिख कर दिखा सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी खासी तैयारी हम कर सकते हैं। बच्चों, इतिहास जानता है अंकित सर बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे, निश्चित रूप से आपको पूरी जिंदगी भर ये एक एहसास होगा कि सही डिसीजन ले लिया था सही समय पर। बच्चों, बंसल 10 कोड का आप इस्तेमाल करें, और हम कहेंगे अगर कोशिश करें 12 महीने के बजाय 24 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकें तो और भी बेहतर होगा। और ये आपको बंसल 10 कोड लगाने के बाद में सिर्फ 7,560 रुपए में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट्स सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक आपको सबको पता है, भारत भूटान संबंधों पर आधारित है। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और भूटान के संबंध कटु हैं या मृदु हैं, आपको पता है कि हर देश के साथ जब मैं संबंधों की चर्चा करता हूं तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही होता है कि आप मुझे ये बताएं, एक अनुमान के हिसाब से ही बता दें कि ये संबंध कटु लगते हैं आपको या मृदु लगते हैं। बच्चों, दूसरे देशों के साथ जब हम संबंधों की चर्चा करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आपको उत्तर देने में जल्दी नहीं करनी है, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, और उसके बाद ही विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि ये संबंध हमारे कटु हैं या मृदु हैं। अगर कटु संबंध भी होते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको उत्तर में प्रेजेंट करना होता है, और इसी से आपके नंबर मिलते हैं, इसी से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, एक पूरे राज्य को, एक देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और ऐसे में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप किसी दूसरे देश के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इसे ही विदेश नीति के संदर्भ में कूटनीति शब्द से परिभाषित किया जाता है। बच्चों, दूसरे देशों के साथ सब संबंधों की चर्चा होती है तो हमें एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है कि या तो संबंध कटु हैं या मृदु हैं, और अधिकांशतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ हिस्सा संबंधों का कटु है और कुछ हिस्सा मृदु है, और हम उसे सकारात्मक रूप देते हुए मृदुता की ओर लेकर चलते हैं। लेकिन भारत और भूटान की जब संबंधों की चर्चा होती है तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना होता, और हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमारे दोनों के देशों के संबंध मृदु हैं। दोस्तों, ये एकमात्र भूटान एक ऐसा देश है जिसे मैं लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता रहा हूं कि हमारे संबंध मृदु हैं, और लेक्चर के अंत में भी यही निष्कर्ष निकल कर आएगा कि भारत और भूटान संबंध मृदु संबंधों का एक नायाब उदाहरण है। बच्चों, भारत और भूटान एक परम मित्र राष्ट्र की तरह, आपके जीवन में एक इंसान कम से कम ऐसा होगा जिसे आप परम मित्र मानते होंगे, उससे कुछ भी शेयर करने में आप संकोच नहीं करते होंगे। दोस्तों, भारत और भूटान के संबंध भी इसी मित्रता की एक मिसाल की तरह हैं। बच्चों, हम भारत और भूटान संबंधों की आगे चर्चा करें उससे पहले एक बार भारत और भूटान की सीमा पर नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से भी आते हैं। प्री में अधिकांशतः प्रश्न भारत और भूटान की सीमा से संबंधित हो सकते हैं। बच्चों, क्या प्रश्न हो सकते हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। एक बार आप भारत और भूटान के नक्शे में इस सीमा पर नजर दौड़ाएं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये भूटान अवस्थित है, भूटान यहाँ पर है, और ये पूरा की पूरा बड़ा देश भारत है, हमारा प्यारा भारत। बच्चों, भूटान एक छोटा देश है और हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ एक सुंदर देश है, और इस सुंदर देश के चारों तरफ हमारे भारत के राज्य बसे हुए हैं। दोस्तों देखें, एक सिक्किम, सबसे पहले सिक्किम, ये छोटा सा राज्य, इसके नीचे आप देखें वेस्ट बंगाल, ये सीमा बना रहा है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल सबसे पहला हमने देखा, छोटी सी सीमा बनाता हुआ सिक्किम, और उसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल, और यहाँ येलो कलर में दिख रहा है आपको असम, ये सीमा बना रहा है भूटान के साथ। दक्षिण में दक्षिणी भूटान के साथ सीमा बन रही है उत्तरी असम की।
उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप देखें, ये पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश राज्य बसा हुआ है। इस प्रकार अगर कुल राज्यों की संख्या पूछी जाए तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, अर्थात 4 भारत के राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बना रहे हैं। सबसे पहला हुआ सिक्किम, दूसरा हुआ पश्चिम बंगाल। बच्चों याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्री के लिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? क्या मेघालय सीमा बनाता है? नहीं बनाता है। क्या बिहार बनाता है? नहीं बनाता है। सिक्किम बनाता है? हाँ बनाता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं और पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा बनाता है। दोनों ही केस में आपको ये चारों राज्य के नाम अगर याद होंगे, अगर आपको मैप का दिमाग में नक्शा याद होगा, अगर आप ये मैप को दिमाग में रख पाएंगे तो आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कुल कितने राज्य, भारत के कुल कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं? उत्तर होगा 4 राज्य। ऐसे भी पूछा जा सकता है भूटान के साथ पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य या कौन सा राज्य सीमा बनाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भूटान के दक्षिण में कौन से राज्य स्थित हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न है बच्चों, आपको ये नक्शा यहाँ पर स्कैन कर लेना है। हमारे साथ ही स्क्रीन पर आपको जो नक्शा दिख रहा है, इसको अभी एक बार स्कैन कर लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही तरीका होता है पढ़ाई करने का। आपको समझ में आ गया होगा भूटान के साथ हमारे कौन से राज्य हैं। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, भारत और भूटान संबंधों का महत्व। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया था कि भूटान भारत के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट देश है। कई मायनों में भूटान की भारत के लिए इंपॉर्टेंस है। कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सी वो विषय वस्तु हैं जो भूटान को भारत के लिए महत्वपूर्ण बना देती हैं, एक एक करके सभी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। बच्चों सबसे पहला है इसमें सामरिक दृष्टिकोण। सामरिक दृष्टिकोण, सामरिक दृष्टिकोण का अर्थ हुआ रक्षा संबंधी मुद्दे, अर्थात सुरक्षा, रक्षा का भाव यहां पर निहित है। सामरिक उसको बोला जाता है बच्चों, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक एंगल से, स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से भारत के लिए भूटान महत्वपूर्ण है। क्यों सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों है? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम भूटान को महत्वपूर्ण क्यों बता रहे हैं? सबसे पहला कारण है भूटान की स्थिति। अभी हमने नक्शे में देखा कि भूटान भारत और चीन के मध्य स्थित है। एक बार फिर से हम आपको नक्शा दिखा देते हैं। यहां पर देखें भूटान, ये भूटान हमने देखा था तो अभी, और ऊपर कौन सा देश है? चीन। बच्चों चीन, ध्यान से देखिए, चीन ये रहा पूरा की पूरा इतना बड़ा देश, और नीचे एक महान प्यारा देश भारत भूटान के चारों तरफ यहां बसा हुआ है। भूटान को उत्तर से घेरे हुए चीन, और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में चारों तरफ बसा, तीनों तरफ बसा है भारत। अर्थात भूटान की स्थिति भारत और चीन के मध्य स्थित है, और यही भूटान को इंपोर्टेंट देश बना देती है भारत की नजर में। बच्चों आपको पता है पूरे एशिया में 2 देश ऐसे हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में एक महाशक्ति का सपना देख रहे हैं, महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। बच्चों आप फटाफट से वो नाम बता दीजिए। एक चीन वो देश है, और एक चीन वो देश है और दूसरा वो देश है हमारा प्यारा भारत। बच्चों चीन और भारत एशिया महाद्वीप में ही नहीं वरन पूरे विश्व स्तर पर महाशक्ति बनने के कगार पर हैं। आने वाले 25 से 30 सालों के अंदर ये दोनों ही देश महाशक्ति होंगे। और जब 2 देश आसपास हो, 2 बड़े देश जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी, आर्थिक संसाधनों के आधार पर भी, रक्षा रक्षा क्षमता के आधार पर भी, विज्ञान और तकनीकी में पहल के आधार पर भी, सुदृढ़ता के आधार पर भी, एक सांस्कृतिक आधार पर भी, जब 2 देश बड़े देश होते हैं और पास पास में स्थित होते हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में क्लैशेस हो जाएं। बच्चों जब भारत और चीन की सीमा इस प्रकार होगी, ये चीन, ये भारत, भारत और चीन की सीमा अगर इस प्रकार होगी
तो यहाँ पर इस सीमा पर क्लैशेस होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही देश बड़े हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और चीन का नजरिया वैसे भी साम्राज्यवादी होता है। और ऐसे में चीन की प्रसार की नीति भारत को विवश कर देगी उसे रोकने के लिए। और सीमा चूंकि एक सीमा रेखा के समान है, ये रेखा के समान है, अतः दोनों में क्लैशेस की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चों, अगर ये सीमा एक सीमा ना होके एक क्षेत्र हो जाए, इस प्रकार का क्षेत्र हो जाए और इसके इधर रहे चीन और इधर रहे भारत, तो क्या संभावना उतनी ही होगी युद्ध की जितनी यहां थी? नहीं बच्चों, ये एक बफर जोन की तरह कार्य कर रहा है। और ऐसे में दोनों में जब क्लैशेस होंगे तो युद्ध की संभावना बहुत बाद में आएगी, युद्ध की स्थिति बहुत बाद में जाकर क्रिएट होगी। बच्चों, भूटान की स्थिति भारत और चीन के बीच में कुछ इसी प्रकार का संरक्षण प्रदान करती है, दोनों देशों को क्लैशेस से, आपस के टकराव से बचाव कराती है भूटान की यह बफर जोन की स्थिति। इसे कहा जाता है बफर जोन। अर्थात भूटान भारत और चीन के बीच में एक बफर जोन का निर्माण करता है। बफर जोन से तात्पर्य हुआ एक क्षेत्र का निर्माण कर रहा है जो भारत और चीन जैसे बड़े राष्ट्रों के मध्य स्थित है। बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई कि सामरिक दृष्टिकोण से भूटान का बफर जोन बनना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, एक और सामरिक दृष्टिकोण में एक और महत्व भूटान का है, और वो है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से निकटता। बच्चों, आपको पता है कि भारत का जो नक्शा है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए, आप नक्शे पे ना जाएं, स्पीड पे जाएं। हमने बहुत स्पीड से ये नक्शा बना दिया है, इसे आप भारत समझें, भारत की मुख्य भूमि, और ये भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आप समझ लें। बच्चों, अगर हम पूरा नक्शा अच्छे से बनाएंगे, समय निकल जाएगा क्लास का पूरा, आपको जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इस प्रकार का नक्शा बना दिया है। ये मत सोचना कि हमें हमें नक्शा अच्छे से नहीं बनाना आता है। अच्छा, भारत, और ये भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी, ये सातों राज्य जिन्हें सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, सात बहन जिन्हें बोला जाता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को। बच्चों, बहुत कम कनेक्टिविटी है भारत के इस मुख्य भूभाग में और उत्तर पूर्वी राज्यों में। और इन उत्तर पूर्वी राज्यों के नजदीक में यहाँ पर भूटान की स्थिति, भूटान के साथ अच्छे संबंध हैं, तो हमें यहाँ पर सुरक्षा की भावना देखने को मिलती है। हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में हमें सुरक्षा का एहसास होता है भूटान की स्थिति के कारण। अगर यहाँ भूटान के बजाय चीन होता तो हमें बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस होती, क्योंकि एक छोटा सा रास्ता है, बस उसी के माध्यम से हम इस उत्तरी पूर्वी भूभाग से जुड़े हुए हैं। बच्चों, अगर यहाँ चीन होता और इस क्षेत्र पे कब्जा जमा लेता तो हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से कनेक्शन कट जाता। इसीलिए भूटान इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको दोनों दृष्टिकोण समझ में आ गए, सामरिक दृष्टिकोण के दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। भूटान की भारत और चीन के मध्य स्थिति और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से भूटान की निकटता इस भूटान को भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। दूसरा बिंदु, परम मित्र। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, अगर कोई एक ऐसा देश भारत के बारे में पूछा जाए, कौन सा ऐसा देश है जिस पर भारत आंख बंद करके विश्वास कर सकता है, तो वो दोस्तों भूटान है। बच्चों, ये भूटान एक ऐसा देश है जो भारत जिस प्रकार कहता है उस प्रकार भारत की बात को मानता है, और भारत हर संभव मदद भूटान की करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और इसीलिए दोनों देशों को कहा जाता है कि ये दोनों देश एक दूसरे के परम मित्र राष्ट्र हैं। बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गतिविधि हो, भूटान हमेशा भारत का सहयोग करता हुआ नजर आता है। बच्चों, 1971 में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की और इसका समर्थन दिया भारत ने। बच्चों, कोई भी मुद्दा हो, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, डोकलाम का विवाद हो या कोई अन्य मुद्दे हो, हमेशा भूटान भारत के साथ खड़ा हुआ रहता है। और यही एक विशेषता है जो भूटान के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक परम मित्र राष्ट्र है। बच्चों, सांस्कृतिक समानता, अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान की जनसंख्या लगभग 8 लाख की है। और जब 8 लाख की जो जनसंख्या है, इसमें से अधिकांशतः बौद्ध मतावलंबी हैं, बौद्ध मतावलंबी। बच्चों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित राज्य है, देश है, और
आपको पता है बौद्ध धर्म का उद्भव किस देश में हुआ? भारत में। और भारत से ये बौद्ध धर्म फैलता हुआ दूसरे देशों में गया। भूटान के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनका भारतीय अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्य, वहां भी अधिकांशतः बौद्ध धर्म के निवासी रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और इसी प्रकार सिक्किम वाले क्षेत्र में भी अनेकों बौद्ध धर्म के मतावलंबी रहते हैं। और आपस में सारे ही भूटान के सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ अच्छे सांस्कृतिक संबंध हैं इस बौद्ध धर्म के कारण। बौद्ध धर्म के अनेकों मठ इन क्षेत्रों में अवस्थित हैं। और इसी प्रकार हम कहते हैं कि ये सांस्कृतिक समानता भारत और भूटान को काफी नजदीक लेकर आ जाती है। और चौथी इसकी इंपॉर्टेंस है जल विद्युत उत्पादन क्षमता। बच्चों, भूटान की पूरी अर्थव्यवस्था में जल विद्युत का बहुत विशेष महत्व है। भारत और भूटान पहले से ही अनेकों जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। भूटान, चूंकि आप जानते हैं, हिमालय क्षेत्र में अवस्थित एक राष्ट्र है। और जहां हिमालय है अर्थात ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे पर्वत हैं, वहां से डेफिनेटली नदियां निकलेंगी। और अगर नदियां पहाड़ से निकलेंगी मैदानों की ओर अर्थात भारत की ओर बढ़ेंगी, तो उससे पहले पहाड़ से मैदान तक आने में, पहाड़ से जब मैदान में जब नदी गिरेगी तो काफी ऊंचाई से नीचाई पर गिरेगी। और ऐसे में उसकी गति अधिक होगी। ये जो नदी की गतिज ऊर्जा है जिसे हम जलप्रपात के रूप में देख पाते हैं, ये जलप्रपात जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को निकालते हैं। और भूटान में इस प्रकार की अनेकों नदियां हैं जो ऊंचाई से नीचाई की तरफ गिर रही हैं, काफी तेजी से गिर रही हैं, काफी उनके अंदर गतियां हैं। और इस गति का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। और भारत चूंकि विद्युत भारत को विद्युत की काफी आवश्यकता है, इसलिए भारत और भूटान के संबंधों में इस बात की चर्चा होती है कि भूटान में जल विद्युत का उत्पादन किया जाए और बाद में इस जल विद्युत को भारत को निर्यात कर दिया जाए भूटान के द्वारा। इससे भूटान की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी और भारत को भी विद्युत मिल पाएगी, बिजली मिल पाएगी। और इससे दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हो सकेगा। बच्चों, भूटान के बारे में एक चीज और समझ लीजिए। जब 1949 में, चीन के संदर्भ में मैंने बात कही अभी, 1949 में चीन में एक क्रांति हुई थी। अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन में एक क्रांति हुई थी। और ये क्रांति हुई थी माओ के नेतृत्व में। इसे माओवादी क्रांति भी कहा जाता है। और इस क्रांति के बाद चीन बदल गया था एक साम्यवादी राष्ट्र में। साम्यवादी राष्ट्र की पहचान थी साम्राज्यवाद, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करना। हालांकि जब चीन 1949 में क्रांति करके एक साम्यवादी देश में परिणत हो गया था, उस समय भारत और चीन के रिश्ते काफी मजबूत थे। लेकिन एक विवादास्पद बयान आया था चीनी नेता माओ का। ये माओ का एक विवादास्पद बयान आया था और उन्होंने कहा था चीन एक हाथ है, चीन एक हाथ है और उसकी 5 उंगलियां हैं। और ये 5 उंगलियां कौन कौन सी हैं आप नक्शे में देखें। सबसे पहले लद्दाख, एक उंगली है लद्दाख, दूसरी उंगली है नेपाल, तीसरी उंगली है सिक्किम, चौथी उंगली है भूटान और 5वीं उंगली है अरुणाचल प्रदेश। अर्थात पूरा की पूरा चीन एक हाथ है और ये एक हथेली है। और इस हथेली अर्थात तिब्बत एक हथेली है और इस हथेली की जो 5 उंगलियां हैं वो इस प्रकार फैली हुई हैं। अर्थात उसने एक विवादास्पद बयान जारी किया और एक भारत और चीन के संबंधों में एक मुश्किल का दौर पैदा कर दिया। इसमें एक भूटान का नाम आना, इस 5 उंगलियों में भूटान को शामिल किया जाना, ये आपको दर्शाता है कि भूटान भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। बच्चों, यही वो सारी भूमिका थी जो भारत और भूटान संबंधों को महत्वपूर्ण बना देती हैं। ये सारी भूमिका, ये सारे महत्व समझने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये परम मित्र हैं, दोनों भारत और भूटान परम मित्र हैं। क्या कुछ ऐसा है जो इन दोनों देशों को परम मित्र बनाता है? हाँ दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में एक संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1949 में। और ये संधि दोनों देशों के बीच में एक स्पेशल भूमिका के रूप में सामने आती है। भारत भूटान शांति और मैत्री की संधि।
भारत भूटान शांति और मैत्री की संधि, जिस प्रकार हम देखते हैं कि नेपाल के साथ भारत ने एक संधि हस्ताक्षरित की थी शांति और मैत्री की संधि, बिल्कुल उसी तरह की एक संधि भारत और भूटान के बीच में भी शामिल हुई। बच्चों, प्रारंभ में भूटान के रिश्ते, जब भारत 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का अधिकार था भारत पर, उस समय अंग्रेजों की भूटान के साथ इस प्रकार की संधियां थी। अंग्रेजों ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने कहा था, भूटान को आश्वासन दिया था कि वो भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेश नीति में उनका योगदान रहेगा, और क्योंकि उससे अंग्रेजों को भी सुरक्षा मिलेगी। बच्चों, उस 1947 में जब भारत आजाद हो गया, तो अंग्रेजों के द्वारा ये की गई संधि की भूमिका भारत को मिली, और 1949 में उसी अंग्रेजों वाली संधि का एक विस्तार भारत और भूटान ने किया, और उसका नाम रखा गया शांति और मैत्री की संधि। इस संधि के अनुसार भी कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही प्रावधान था जैसा पहले भूटान का ब्रिटिश इंडिया के साथ था, अर्थात जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात भूटान के अंदर क्या चल रहा है उससे भारत को लेना देना नहीं है। भारत के अंदर, अर्थात अगर कश्मीर में कोई मुद्दा आया है तो भूटान उस पर विवादास्पद टिप्पणियां नहीं कर सकता। आंतरिक मामलों में, एक देश के स्वयं के अंदर के मामलों में ये देश एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश के नागरिकों के, संधि में कहा गया दूसरा प्रावधान, दोनों देश के नागरिकों को एक दूसरे देश में मुक्त आवाजाही की छूट। बच्चों, यही एक पॉइंट है जो दोनों देशों को परम मित्र बना रहा है। बच्चों, एक दूसरे देश में मुक्त आवाजाही, अर्थात भूटान के लोग भारत में आकर कार्य कर सकते हैं, भारत के लोग भूटान में जाकर कार्य कर सकते हैं। सीमा पार करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत आसान फॉर्मेलिटीज हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। ये मुक्त आवाजाही की छूट दोनों देश के नागरिकों को एक दूसरे के संपर्क में लेके आते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका देते हैं, और इस प्रकार दोनों देशों के लोगों के बीच में रिश्ते प्रगाढ़ हो जाते हैं। जब दोनों ही देशों में, दोनों ही लोकतंत्र में जब रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, जब अच्छे संबंध बनेंगे, तो भारत और भूटान के संबंध अपने आप में अच्छे हो जाएंगे। बच्चों, भूटान की पूरी जनता भारत में अटूट विश्वास रखती है, और ये हो पाया है 1949 की शांति और मैत्री संधि के कारण। इस संधि में कुछ अन्य प्रावधान भी थे, जो ये प्रावधान भी भारत और भूटान को एक विशेष संबंध की दर्जा देते हैं। भूटान द्वारा भारत से ही हथियार खरीदे जाएंगे, अर्थात भारत ही भूटान की रक्षा संबंधी आपूर्तियों का ध्यान रखेगा। भारत भूटान की रक्षा में सबसे पहले रहेगा। भारत के पास ही भूटान की रक्षा का दायित्व है, और ये दायित्व एक बड़े भाई ने छोटे भाई के प्रति अपनाया है। बच्चों, ये संधि का प्रावधान था कि अगर भूटान को कोई हथियार खरीदने हैं तो वो भारत से ही खरीदेगा। तीसरा प्रावधान, चौथा प्रावधान इसमें था, अन्य देशों से हथियार खरीदने से पहले भूटान भारत से अनुमति लेगा, अर्थात भारत की अनुमति के बिना भूटान दूसरे देश से हथियार नहीं खरीद सकता है। बच्चों, आप सोच सकते हैं, भूटान की रक्षा का पूरा दायित्व एक प्रकार से भारत के हाथ आ गया है। भूटान ने अपनी रक्षा का दायित्व भारत को दे दिया है। इस प्रकार भूटान एक देश नहीं वरन एक प्रांत की भांति भारत के साथ जुड़ा हुआ है, एक भारत के ही राज्य की भांति भारत से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार भारत के राज्यों की रक्षा का दायित्व भारत सरकार के ऊपर है, उसी प्रकार भूटान की रक्षा का दायित्व भी भारत सरकार के ऊपर है। भूटान, अगला पॉइंट, भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन भारत के निर्देशों के अनुसार ही करेगा, अर्थात विदेश नीति में भी, भूटान की विदेश नीति में भी भारत की भूमिका रहेगी। भारत भूटान को कूटनीतिक रूप से गाइड करेगा, कैसे उसको किस देश के साथ संबंध बनाने हैं, किस देश का दूतावास खोलने की परमिशन वो दे सकता है, किस देश में भूटान के दूतावास हो सकते हैं, ये सब डिसाइड करेगा, इन सब का निर्णय लेगा भारत। बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक और जहां सांस्कृतिक संबंधों की ये पहल करता है शांति और मैत्री की संधि 1949, दूसरी ओर वहीं ये रक्षा और विदेश मामलों में
भूटान की सुरक्षा का दायित्व देता है भारत को। साथ ही ये भारत से अपेक्षा करता है कि भारत भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भूटान एक छोटे भाई की भांति और भारत एक बड़े भाई की भांति हो, ऐसा इस शांति और मैत्री की संधि की अपेक्षा है। ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं 2007 की, जब इस संधि में संशोधन किए गए। बच्चों, जब ये संधि 1949 में लागू की गई थी, 1949 में ये संधि लागू की गई थी, तब भूटान में राजशाही हुआ करती थी। अर्थात ये संधि जो हस्ताक्षरित हुई थी 1949 में, वो राजा के साथ हुई थी। बच्चों, हमने ये भी देखा कि ये संधि की भूमिका क्या थी, ऐतिहासिक दौर क्या था। ये वही चीजें थी जो पहले से ही भूटान के राजा ने अंग्रेजों के साथ कर रखी थी, और उसी का विस्तार था। जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1947 में सामने आया, तो वही सारी भूमिका भारत को मिल गई जो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को मिली हुई थी। बच्चों, लेकिन इतने लंबे दौर के राजशाही शासन में भूटान अपेक्षाकृत शांति प्रिय देश रहा है बच्चों। और इतने लंबे राजशाही के शासन के बाद भारत को महसूस हुआ कि भूटान में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि भूटान की जनता को भी लगने लगा था कि भूटान में लोकतंत्र आए। बच्चों, लोकतंत्र आने के लिए लोगों में भरोसा जरूरी है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और एक बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत अपेक्षा रखता है कि पड़ोसी राष्ट्रों में भी एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो, और ये लोकतंत्र की स्थापना शांति प्रिय हो। इसीलिए भूटान के मन में, भूटान के लोगों के अंदर कोई शंका ना रहे कि भारत भूटान को एक ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, या भारत भूटान में हस्तक्षेप कर रहा है, या भारत भूटान पर एक अधिकार जताता है। इस प्रकार की कोई आशंका नहीं रहे, इसीलिए भारत ने एक पहल करते हुए शांति और मैत्री की इस संधि में जो 1949 में हस्ताक्षरित हुई थी, उसमें अपने आप से ही एक पहल करते हुए 2007 में संशोधन कर दिया, जिससे भूटान की स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके बच्चों। क्योंकि जो 1949 की संधि थी, एक भूटान में एक पक्ष है जो जो कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव में आता है, और इस संधि की बुराइयां करना प्रारंभ कर देता है। बच्चों, इस प्रकार की कोई बुराई भूटान में नहीं हो। भूटान की जनता जो भारत में विश्वास करती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहे। इसीलिए भारत ने एक स्वतः पहल करते हुए 2007 में इस संधि में बदलाव किए। दो ऐसे प्रावधान जो भूटान और भारत की संधि के में संदिग्ध नजर से देखे जाते थे, ये एक रक्षा मामले वाला, जिसमें कहा गया था भारत से ही हथियार खरीदे जाएंगे, और अगर दूसरे देश से खरीदना चाहता है तो पहले भारत से अनुमति लेनी होगी, और विदेश नीति का संचालन भारत के निर्देशों के अनुसार ही होगा। ये एक प्रकार की, ये जो तीनों प्रावधान थे, अर्थात दो मामलों में, रक्षा मामले और विदेश मामला के मिला के कुल तीन प्रावधान, ये एक बाइंडिंग थे। और ऐसा लगता था कि भूटान की संप्रभुता पर या स्वायत्तता पर एक खतरा है, और एक सवालिया निशान पैदा करते हैं। भारत ने स्वतः पहल करते हुए भूटान को यह स्वायत्तता दी, और 1949 की संधि में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद कहा गया कि रक्षा के क्षेत्र में भूटान को किसी अन्य देश से हथियार खरीदने से पहले भारत से अनुमति लेने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अर्थात जो अनिवार्यता थी, वो अनिवार्यता खत्म कर दी गई। अब भूटान स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे देश से हथियार खरीदना चाहता है तो हथियार खरीद सकता है। इस संधि के बाद भूटान पर कोई नियंत्रण नहीं है भारत का, और भूटान को स्वायत्तता एक तरह से मिल गई। अब इस प्रस्ताव से यह क्लियर हो गया कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इस तरह की कोई भारत की नीति नहीं थी कि वो भूटान को ग्रहण करना चाहता है। बच्चों, दूसरा जो था विदेश नीति के क्षेत्र में, अब कहा गया संशोधन के बाद, अब भारत भूटान आपसी सहायता से विदेश नीति का निर्माण करेंगे। पहले कहा गया था कि भूटान भारत के आदेशों के अनुसार अपनी विदेश नीति का निर्माण करेगा। अब कहा गया दोनों मिलकर इस क्षेत्र में सहायता करेंगे, एक कॉपरेशन की भावना रहेगी, और उसी के आधार पर भूटान की विदेश नीति का निर्माण होगा। अर्थात भूटान अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे भारत विरोधी भावनाएं सामने आए। अर्थात अगर चीन के साथ वो पास जा रहा है, चीन के साथ रिश्ते बना रहा है, तो भारत विरोधी वो रिश्ते नहीं होने चाहिए। भूटान अगर पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते बना रहा है तो भारत विरोधी रिश्ते नहीं होने चाहिए। अर्थात विदेश नीति का निर्माण करने में सहयोग की अपेक्षा है। इस प्रकार का इस संशोधन के बाद कहा गया।
इस प्रकार ये 2007 की संधि ने भूटान की जनता के अंदर जो एक एक डर बैठने लगा था, एक भय व्याप्त होने लगा था, उस भय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और एक बार फिर दिखा दिया कि भारत के ऊपर भूटान का भरोसा सर्वकालिक है और इसके लिए किसी चिंता की बात नहीं है और भारत पर भूटान भरोसा कर सकता है। बच्चों, जब 2007 में ये संधि भारत और भूटान के मध्य आ गई, एक नई संधि भारत और भूटान के मध्य आ गई, तो ऐसा ही एक सही समय आ गया था जब भारत भूटान में लोकतंत्र की स्थापना करवा सके। अर्थात लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लोगों की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अब लोग भूटान के लोगों की इच्छा शक्ति भारत के लिए एकदम सकारात्मक है, क्योंकि 2007 के इस संधि में संशोधन के माध्यम से भारत ने भूटान की जनता को साफ संदेश दे दिया है। अब भूटान की जनता भारत में विश्वास रखती है। अब भारत जो बोलेगा भूटान की जनता उसे आसानी से मान लेगी और यहीं से भूटान की राजनीति में लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं अगली स्लाइड में भूटान का राजनीतिक विकास। बच्चों, हमने बताया इस भूटान की राजनीतिक विकास को समझने के लिए हम इस पूरी भूटान की राजनीति को दो कालखंडों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला कालखंड है 1947 से लेकर 2008 का और दूसरा कालखंड है 2008 से लेकर आज तक का। 1947 से लेकर 2008 इसलिए कहा क्योंकि इस समय भूटान में राजवंश था, अर्थात राजा का शासन हुआ करता था। इस समय कोई लोकतंत्र भूटान में नहीं था। अगर मैं संबंधों की बात करूं, हमने बताया ये वही काल था 1949 का जब हमने संधि की, अर्थात राजा के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। भूटान एक ऐसा देश है जब वहां लोकतंत्र आया तब भी भारत के संबंध अच्छे रहे हैं और राजशाही थी तब भी भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। इसीलिए हम भूटान को परम मित्र, सर्वकालिक मित्र की संज्ञा देते हैं। 2008 में परिस्थितियां आ गई थी जब जब भूटान में लोकतंत्र की अपेक्षा रखी गई। भूटान की जनता को लगने लगा कि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब लोकतंत्र स्थापित हो गया है। भारत एक जो उनका सबसे परम मित्र राष्ट्र था, वहाँ वह विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है और सफलता पूर्वक उसका लोकतंत्र आगे बढ़ता चला आ रहा है। इसीलिए भूटान की जनता ने पहल की कि लोकतंत्र भूटान में स्थापित कर दिया जाए, इस राजशाही को समाप्त किया जाए। राजशाही की कुछ कमियां भी होती हैं दोस्तों, उन कमियों के कारण भी लोकतंत्र की स्थापना जरूरी हो जाती है और इसीलिए लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत ने इस लोकतंत्र की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई और एक स्मूथ प्रोसेस, एक बिना किसी रुकावट के आसानी से ट्रांजिशन हो गया राजवंश से लोकतंत्र की ओर। विश्व में अधिकांशतः जब हमें राजवंश से लोकतंत्र की ओर ट्रांजिशन देखने को मिलता है तो वहाँ हिंसक कार्यवाहियां होती हैं, वहाँ की जनता विद्रोह करती है राजा के खिलाफ और कुछ हथियारों का सहारा लेना पड़ता है, हिंसा होती है दोनों ही क्षेत्र से, दोनों ही साइड से, राजा की ओर से भी और जनता की ओर से क्लैशेज होते हैं, हिंसा होती है, अनेकों लोग मारे जाते हैं और हिंसा के परिणाम के बाद कहीं जाकर लोकतंत्र स्थापित हो पाता है। लेकिन हमने देखा भारत के रिश्ते राजा के साथ भी अच्छे थे और भारत में इस भूटान की जनता का भी अटूट विश्वास था। भारत की मध्यस्थता और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण इस भूटान में इस ट्रांजिशन को बिना किसी हिंसा के देखा गया, अर्थात अहिंसक तरीके से एक स्मूथ ट्रांजिशन भूटान में हो सका। राजवंश से लोकतंत्र की स्थापना में कोई जान मान की हानि नहीं हुई और 2008 में भूटान में लोकतंत्र स्थापित हो गया। पहले चुनाव हुए 2008 से लेकर 2013 तक, 5 साल के लिए एक चुनाव हुए, 5 साल के बाद में दूसरे चुनाव हुए और दोनों ही चुनावों में भारत के चुनाव आयोग ने बड़ी भूमिका निभाई। बच्चों, भारत का मानना है कि भूटान का ये जो नया लोकतंत्र स्थापित हुआ है यह भूटान को एक एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने लेकर आएगा। बच्चों, ये वही समय है जब अब भूटान की जनता स्वयं अपने 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 प्रतिनिधि का निर्वाचन कर सकती है। इस प्रकार एक सफल लोकतंत्र की स्थापना भारत के द्वारा भूटान में की गई। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं भारत और भूटान के बीच आर्थिक संबंध। अभी तक हमने देखा कि भारत और भूटान के रिश्ते महत्वपूर्ण क्यों हैं, भूटान भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, भारत भूटान के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, वो सारे पॉइंट्स हमने समझने की कोशिश की कि चीन का एंगल कौन सा है, चीन के कारण क्या समस्या हो सकती है, वो भी हमने समझने की कोशिश की। हमने
दोनों देशों के बीच में जो मैत्री संबंध थे वो संबंध क्यों बने, कौन सी ऐसी संधियां थी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, उनके ऐतिहासिक कारण क्या थे, वो सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की। हमने भूटान की अवस्थिति भी देखी, भूटान कहाँ पर लोकेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भारत भूटान आर्थिक संबंध। अगर हम कुल व्यापार की बात करें भारत और भूटान के मध्य, तो दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 2018-19 का अगर हम आंकड़ा प्रस्तुत करें, यही सबसे लेटेस्ट है बच्चों। ये मत सोचना कि 2020 के आंकड़े आ गए होंगे, 2020 के आंकड़े नहीं आते, हमेशा एक साल पुराने आंकड़े आते हैं। जो 2020 के आते हैं वो लगभग आंकड़े होते हैं, अंदाजन आंकड़े होते हैं, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं होते हैं। 2018-19 में दोनों देशों में लगभग 1.5 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर का कुल व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ। इसमें से अगर मैं बात करूं भारतीय निर्यात की, जो भारत ने भूटान को निर्यात किया, तो वो था बच्चों लगभग 0.75 अरब डॉलर। और अगर मैं बात करूं भारत ने भूटान से जो आयात किया, अर्थात भारतीय आयात कितना था, तो वो था बच्चों 0.5 अरब डॉलर, अर्थात आधा अरब डॉलर। और भूटान को जो भारत ने निर्यात किया वो था 0.75 अरब डॉलर। इस प्रकार कुल ट्रेड जो हुआ, कुल व्यापार जो हुआ, वो हुआ 1.25 अरब डॉलर। ये नंबर में बहुत छोटा है बच्चों, लेकिन एक छोटे राष्ट्र के माध्यम एक दृष्टिकोण से हम देखें, भूटान अपेक्षाकृत काफी छोटा है, कई राज्यों से, हमारे भारत के कई राज्यों से भी छोटा उसका क्षेत्रफल है, कम जनसंख्या है, मात्र 8 लाख जनसंख्या है। हमारे कई राज्यों की जनसंख्या उसके मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसे छोटे राज्य के साथ $1.25 बिलियन का ट्रेड होना, $1.25 अरब का ये व्यापार होना अपने आप में एक अच्छा फिगर है बच्चों। इस व्यापार को एक तरफा कहा जा सकता है, अर्थात भारत भारत की ओर झुकाव इस व्यापार में आप देख सकते हैं। एक तो बात है 0.75 अरब डॉलर हमने निर्यात किया, आयात तो मात्र 0.5 अरब डॉलर का किया, अर्थात ये जो व्यापार है वो किसके पक्ष में है, भारत के पक्ष में। इसमें भूटान को व्यापार घाटा सहना पड़ रहा है लगभग 0.25 अरब डॉलर का। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, अर्थात भूटान के जिस जिस देश के साथ व्यापार होते हैं, व्यापारिक संबंध हैं, उन सब में सबसे अधिक व्यापार होता है भारत के साथ। और उसमें भी अगर आप एक एक आंकड़ा अगर देख लें, स्क्रीन पे है 93%, अर्थात भारत के साथ होने वाला यह व्यापार भूटान के कुल व्यापार का 93% है। क्या अब भी आप इसे एक तरफा संबंध नहीं कहेंगे? 90% से ज्यादा सिर्फ एक देश के साथ आर्थिक संबंध हैं भूटान के, अर्थात पूरी तरह से निर्भर है भूटान भारत के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा भारत ने भूटान को ट्रांजिट अधिकार दिए हुए हैं बच्चों। ट्रांजिट अधिकार का मतलब होता है जलीय क्षेत्र के अधिकार, पारगमन के अधिकार, हिंदी में से पारगमन भी कहा जा सकता है। पारगमन, ट्रांजिट लिखेंगे चलेगा, देवनागरी में लिखेंगे चलेगा, पारगमन लिखेंगे चलेगा। ट्रांजिट अधिकार या पारगमन के अधिकार भूटान को दिए हैं। देखो बच्चों, हमने मैप में देखा, एक आपको शुरू में हमने एक मैप दिखाया था। इस मैप में हमने देखा कि भूटान की स्थिति इस प्रकार की है। ये भूटान देश था, और भूटान देश चारों तरफ से स्थल आबद्ध है। देखें आप, यहां पर चीन, इस जगह पर चीन है, ये वाली सीमा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इस प्रकार पूरी की पूरी भूटान की सीमा स्थल क्षेत्र से ही आबद्ध है। जलीय क्षेत्र से इसका कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है बच्चों, इसीलिए जलमार्ग का प्रयोग भूटान नहीं कर पा रहा है। और जलमार्ग का उपयोग व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जलमार्ग अपेक्षाकृत सस्ता व्यापार मार्ग उपलब्ध कराता है। जहाजों के द्वारा होने वाला व्यापार अपेक्षाकृत सस्ता होता है, और इसीलिए उसकी हर अर्थव्यवस्था में महती भूमिका होती है। बच्चों, भूटान एक भू आबद्ध क्षेत्र होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाता है। भारत ने भूटान को ट्रांजिट अधिकार प्रदान किए हैं, पारगमन के अधिकार प्रदान किए हैं, अर्थात भारतीय बंदरगाहों का प्रयोग भूटान कर सकता है, अर्थात भूटान के जहाज भारतीय बंदरगाहों तक आ सकते हैं, भारतीय बंदरगाहों का प्रयोग वो कर सकते हैं। और एक बार उन बंदरगाहों तक आने के बाद स्थल मार्ग के माध्यम से भूटान तक उस सामान की, उस वस्तु की
एक सप्लाई की जा सकती है। इसे बोला जाता है पारगमन अधिकार, और भारत द्वारा भूटान को ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। और उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जल विद्युत सहयोग। दोनों ही भारत और भूटान के मध्य जल विद्युत सहयोग अपने आप में आर्थिक संबंधों का एक सबसे बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पूरे विश्व के सामने। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि इसकी उपयोगिता कितनी है। अगली स्लाइड में हम लेकर चलते हैं आपको भारत भूटान जल विद्युत सहयोग। अगर हम इस सहयोग की बात करें तो आप कुछ आंकड़ों को देखिए, उनसे अंदाजा लगेगा आपको कि ये जल विद्युत सहयोग कितना बड़ा सहयोग हो रहा है भारत और भूटान के बीच में। जल विद्युत निर्यात का भूटान के कुल निर्यात में हिस्सा 40%, अर्थात भूटान का जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार में जो भूटान द्वारा निर्यात किया जा रहा है उसके कुल निर्यात में लगभग 40% हिस्सा जल विद्युत उत्पादन का है। अगर भूटान की पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, भूटान की पूरी जीडीपी की बात की जाए, तो पूरी जीडीपी में उस जल विद्युत का हिस्सा है 25%, अर्थात एक बहुत बड़ा हिस्सा भूटान की जीडीपी का जल विद्युत के कारण चल रहा है। 25% हिस्सा भूटान की जीडीपी का जल विद्युत से आ रहा है। और ये निर्यात किस देश को भूटान कर रहा है? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली भारत को ये निर्यात किया जा रहा है। जल विद्युत का निर्यात भारत भारत को कर रहा है भूटान, और इस जल विद्युत उत्पादन में सहयोग कर रहा है भारत भूटान का, अर्थात भारत और भूटान दोनों मिलकर भूटान में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करते हैं, परियोजना को क्रियान्वित करते हैं। और जो बिजली अधिक होता है उसे भूटान भारत को निर्यात कर देता है, भारत उसका क्रय कर लेता है बिजली आधिक्य का, भारत द्वारा बिजली भूटान के बिजली आधिक्य का क्रय। और 2020 तक 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है दोनों देशों ने मिलकर, अर्थात भारत भूटान में बिजली परियोजनाएं लगाने में सहयोग करेगा और जो बिजली उससे बनेगी उसे खुद परचेज कर लेगा। इस प्रकार भूटान की अर्थव्यवस्था में बिजली उत्पादन का एक विशेष महत्व हो जाएगा। बच्चों, नेपाल को भी भारत भूटान का एक उदाहरण पेश करता है कि हमने किस प्रकार भूटान की अर्थव्यवस्था को जल विद्युत के माध्यम से सुदृढ़ता प्रदान की है। और ये एक उदाहरण की तरह है, आप देख सकते हैं, इसके डाटा से ही समझ में आ जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये जो जल विद्युत का सहयोग हमने बताया, इसमें भारत की सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां अर्थात निजी कंपनियां दोनों ही भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य करती हैं, वो उनमें निवेश करती हैं। और भारत सरकार भूटान को इसमें दो प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध, हमने यहाँ पर बात की भारत द्वारा भूटान को वित्तीय सहायता, भारत सरकार द्वारा भूटान को वित्तीय सहायता दो प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। एक बच्चों होता है एक हिस्सा ऋण का, अर्थात भारत सरकार भूटान को ऋण उपलब्ध कराती है, और दूसरा हिस्सा होता है अनुदान का, अर्थात जिसको वापस मांगने की अपेक्षा नहीं रहती है, वो एक तरह का फ्री में पैसे देना होता है और उसका उपयोग करना है बिजली परियोजनाएं लगाने में। कुल जो पैसा देती है, अगर भारत सरकार ने 100 रुपये भूटान को दिए तो उसमें से लगभग 70 रुपये होते हैं ऋण के रूप में और 30 रुपये होते हैं अनुदान के रूप में। ये ऋण होता है सस्ती ब्याज दरों पर, जिसे भूटान से अपेक्षा की जाती है कि वो ब्याज के साथ इस ऋण को, जो अमाउंट है 70 रुपये प्लस इस पर जो ब्याज बनेगा कालांतर में, उस ब्याज के साथ भारत को लौटा देगी। एक वित्तीय सहायता, एक ऋण भारत ने दिया भूटान को, भारत ने भूटान को अनुदान दिया, 30% अनुदान है और 70% ऋण है, जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसके अनुसार। ये एक वित्तीय सहायता भारत द्वारा भूटान को दी जाती है। लेकिन हाल में देखा गया कि भारत और भूटान में इस जल विद्युत सहयोग में कुछ समस्या आने लगी हैं बच्चों। समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो है भूटान की भारत पर निर्भरता, और यही निर्भरता भूटान की चिंताओं के रूप में सामने आती है। बच्चों, भूटान की कौन कौन सी वो चिंता है, क्यों भूटान को लगता है कि इसके कारण भारत पर निर्भर हो गया है वो, और क्या चिंता की वजह है, उन्हें हम इन 3 पॉइंटों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, बिजली की अधिक लागत लेकिन निम्न विक्रय दर। बच्चों, जब भूटान के साथ भारत बिजली उत्पादन में सहयोग करता है तो उसकी लागत जो आती है उससे कम कम दर पर वो उससे विक्रय करवाता है। अर्थात हम अगर मान लीजिए एक बिजली उत्पादन करने में 10 रुपये यूनिट का खर्चा आया, अब मुझसे 8 रुपये यूनिट में अगर इसे खरीदें
तो जो विक्रय दर होगी वो कम होगी, और जबकि उत्पादन की जो लागत है वो अधिक है, और इससे भूटान को नुकसान होगा। यही बात भूटान कहता है कि बिजली की अधिक लागत है लेकिन निम्न विक्रय दर है, जिससे भूटान को दिक्कत होती है, चिंता होना जाहिर है। दूसरी बात भूटान की जो चिंता की विषय वस्तु है वो है परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण भूटान पर अतिरिक्त वित्तीय भार। बच्चों, भूटान भारत के साथ समस्या होती है कि भारत बोलता है कि ये परियोजना 2015 में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई या तो तकनीकी कारणों से या किसी वित्तीय समस्या के कारण इसमें डिले हो जाता है। बच्चों, अगर डिले हो गया, आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वित्तीय सहायता भारत भूटान को देता है उसमें 70% होता है ऋण और मात्र 30% होता है अनुदान। अगर 70% ऋण दिया है तो उस पर ब्याज भी मिलेगा, और अगर परियोजना में डिले हो गया, देरी हो गई, तो ये ब्याज का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया कि भूटान पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ जाता है। किसके कारण? परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण, और ये भूटान की चिंता के रूप में सामने आता है। तीसरा कारण है भूटान की चिंता का, भारत के विद्युत आधिक्य राष्ट्र बनने के बाद जल विद्युत में रुचि में कमी। अर्थात जब भूटान के साथ भारत ने जल विद्युत सहयोग प्रारंभ किया था, उस समय भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं अधिक थी, अर्थात भारत को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। भारत उस समय अ, इन पड़ोसी राष्ट्रों से अधिक विद्युत का आयात करने की अपेक्षा रखता था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में, एकदम समुचित मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है, बिजली आधिक्य। वरन अगर मैं सही से बोलूं तो वर्तमान में हम कुछ पड़ोसी राष्ट्रों को विद्युत का निर्यात भी करने लगे हैं, जैसे भारत बांग्लादेश को विद्युत का निर्यात करता है। जब भारत बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, तो क्या भविष्य में भूटान में जल विद्युत परियोजना में वो निवेश करेगा? क्या भूटान से वो हमेशा हमेशा विद्युत का आयात करता रहेगा? ये सब चिंताएं जो भूटान को इस जल विद्युत सहयोग में परेशान करती हैं। बच्चों, भूटान की ये समस्याएं कुछ हद तक सही भी हैं, और जल्दी से जल्दी भारत को इनका कोई समाधान देना चाहिए, क्योंकि दो अच्छे देशों के बीच में इस प्रकार की चिंताएं अगर रहेगी तो काफी नुकसान हो सकता है दोनों ही देशों को। बीबीआईएन समझौता, बच्चों, एक ये भी आर्थिक संबंधों के अंतर्गत एक चर्चा का विषय है। बीबीआईएन समझौता ये एक मोटर वाहन समझौता है। बच्चों, ये भारत की पहल थी। भारत चाहता था कि सारे सार्क देशों के बीच, अगर सार्क देशों में संभव नहीं है तो कम से कम 4 देशों ने मिलकर एक समझौता बनाया। भूटान, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया अर्थात भारत, एन से अर्थात नेपाल, और इन चारों देशों ने मिलकर एक सहमति बनाई भारत की पहल पर, और उसे नाम दिया गया मोटर वाहन समझौता। इस मोटर वाहन समझौता का उद्देश्य था दोस्तों व्यापार में बढ़ोतरी करना। अब देश सोच सकते हैं, एक देश से एक सामान का ट्रक जब जाएगा और सीमा पार करने लगेगा, एक देश से दूसरे देश में जब वो एंटर होने लगेगा, तो वहां पर उसको कई सारी चेकिंग करवानी पड़ती हैं, और उन कई सारे डॉक्यूमेंट्स, उसको परमिट दिखाने पड़ते हैं, और उन सब में करीब कई बार एक एक दो दो दिन का समय लग जाता है। ट्रक बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और उनको बॉर्डर क्रॉस करने में काफी टाइम लग जाता है। व्यापार के दृष्टिकोण से ये जो देरी होती है बच्चों, इससे काफी नुकसान होता है। अगर कोई ऐसा समझौता हो जाए अच्छे मित्र राष्ट्रों के बीच में, अच्छे दोस्त वाले देशों के बीच में, जिससे ये मुक्त आवाजाही इन वाणिज्यिक वाहनों की सीमा पार हो सके, तो उससे व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और इन चारों ही देशों को इसका लाभ मिलेगा। यही भारत की मोटर वाहन समझौता का उद्देश्य था, वाणिज्यिक वाहनों की सीमा पार आसान आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु। लेकिन हाल ही में देखा गया कि भूटान का इस समझौते से इनकार किया गया, और ये कुछ उन उदाहरणों में से, अपवाद वाले उदाहरणों में से है जहां भूटान भारत का एक विरोध करता हुआ नजर आता है। बच्चों, बाकी तीनों देशों को इस समझौते से कोई आपत्ति नहीं है, भूटान ने लेकिन इस समझौते में आपत्ति दर्ज कराई है। अर्थात भूटान का कहना है कि वो हिमालय क्षेत्र में रहने, हिमालय क्षेत्र का एक राष्ट्र है, और हिमालय का पर्यावरण अगर उसने इसकी छूट दे दी, वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही की छूट दे दी, तो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, और हिमालयी जो क्षेत्र है वहां पर पर्यावरण खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता है कि बीबीआईएन समझौते पर आगे बढ़ा जाए। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि ये भूटान का एक ऑफिशियल बयान हो सकता है, लेकिन शायद पीछे मंशा ये रही हो, क्योंकि भूटान एक छोटा राष्ट्र है, तो शायद इस समझौते से उसको अधिक फायदा नहीं होगा, बल्कि दूसरे राष्ट्रों को ही एक अधिक फायदा होगा।
होगा। सिर्फ भूटान को बहुत छोटे फायदे हो सकते हैं, लेकिन बदले में पर्यावरण का एक बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ सकता है। बच्चों, यही वजह है जो भूटान ने इस समझौते से मना कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं भारत और भूटान के मध्य क्या क्या और चिंताएं हो सकती हैं, क्या उनके समाधान हो सकते हैं, और खासकर ये संबंधों की चर्चा हम सुरक्षा दृष्टिकोण से कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ये एक ओपन बॉर्डर की तरह कार्य करता है, जहां से मुक्त आवाजाही हो पाती है। बच्चों, ये मुक्त आवाजाही, इसके सकारात्मक पहलू हमने देखे कि सांस्कृतिक संबंधों में ये दोनों देशों को बांध देता है, और ये एक एक अलग तरह का, ये एक राष्ट्र, ये जो भूटान और भारत के संबंध है उनको अलग ऊंचाइयों पर ये मुक्त सीमा लेकर जाती है। लेकिन कुछ नकारात्मक तत्वों के द्वारा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इस सीमा का दुरुपयोग करें, और उससे भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं जग जाहिर हो सकती हैं, और होनी भी चाहिए। बच्चों, आतंकवाद इस सीमा के माध्यम से भारत में पैर पसार सकता है, ये भारत की पहली चिंता है। सीमा पार से तस्करी हो सकती है, चीन किसी भी माध्यम से, भूटान के माध्यम से यहाँ तस्करी करवा सकता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में तस्करी किसी भी चीज की हो सकती है, वस्तु की भी हो सकती है, नशीले पदार्थों की भी हो सकती है तस्करी, मानव तस्करी भी हो सकती है, और मानव अंगों की तस्करी हो सकती है, पैसों, काउंटरफीट करेंसी, ये नकली मुद्रा को भी अंदर इस रास्ते से प्रवेश कराया जा सकता है। अनेकों यहाँ से परेशानियां सामने आ सकती हैं, और एक जो सबसे बड़ी परेशानी देखी भी गई इस सीमा पर, वो थी उत्तरी पूर्वी राज्यों में सक्रिय उग्रवादी या पृथकवादी संगठन। ये जो क्षेत्र है हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य, यहाँ पर कई सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं, अलगाववादी संगठन, जो इस क्षेत्र को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, भारत के अनेकों टुकड़े कर देना चाहते हैं, अनेकों अलग राष्ट्र यहाँ से बनाना चाहते हैं। इन्हीं संगठनों को कहा जाता है उग्रवादी या पृथकतावादी संगठन, और ये इस उत्तरी पूर्वी राज्यों में सक्रिय है, और ये यहाँ से अपनी सक्रियता करने के बाद जल्दी से छुप जाते हैं इन दूसरे देशों में। ये जो पड़ोसी भूटान की, ये हमारे भूटान की जो सीमा है, यहाँ पर आकर ये शरण ले लेते हैं, छुप जाते हैं, क्योंकि ये सीमा ओपन बॉर्डर की तरह कार्य कर रही है। और ये भारत के लिए एक सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चिंता की तरह सामने आता है। बच्चों, लेकिन हमने कहा कि भारत और भूटान के बीच में अच्छे संबंध हैं, और भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया, अर्थात सब इन उग्रवादी संगठनों का जो भूटान की धरती पर छुप गए हैं, भारत के खिलाफ कार्य करने वाले ये सभी संगठन, उन सभी को साफ कर दिया, अर्थात इन सभी का समूल नाश कर दिया, जो भारत और भूटान के बीच के रक्षा समझौतों की एक मिसाल की तरह सामने आता है। अब हम बात करते हैं डोकलाम डोकलाम विवाद की। बच्चों, 2017 में एक विवाद सामने आया, और उसका नाम था डोकलाम विवाद। ये डोकलाम एक पठार है बच्चों, एक पठार है डोकलाम। ये डोकलाम विवाद एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था चीन और भूटान के मध्य। डोकलाम एक पठार है, और इस डोकलाम को दोनों ही देश, भूटान और चीन, अपना अपना क्षेत्र मानते हैं। इस क्षेत्र की सामरिक विशेषताएं भी हैं, सामरिक वजह भी हैं, क्यों वो दोनों देश इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। डोकलाम क्षेत्र पर विवाद इस प्रकार स्टार्ट हुआ। देखिए, चीन भूटान सीमा विवाद, अर्थात इन दोनों देशों के बीच में भूटान को लेकर विवाद है। ये भूटान ही वो सीमा है जहां पर विवाद प्रारंभ हुआ। डोकलाम, ये डोकलाम ही वो जगह है जहां पर दोनों के बीच में सीमा विवाद प्रारंभ हुआ। बच्चों, हमने कहा कि ये डोकलाम एक पठार की तरह है, और इस पठारी क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण का प्रयास किया गया, एक सड़क बनाने की कोशिश की गई। यह भूटान की संप्रभुता पर चोट था, क्योंकि हमने कहा कि ये क्षेत्र भूटान द्वारा अपने नक्शे में दिखाया जाता है, और भूटान का ही ये क्षेत्र है, और इस भूटान के क्षेत्र में चीन के द्वारा सड़क का निर्माण भूटान की संप्रभुता पर एक चोट की तरह कार्य करता है। भूटान के और भारत के संबंधों के बारे में हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर ली थी। 1949 और 2017 की संधि, जो 2007 की जो संधि थी, उसमें जो संशोधन था 2007 का, उन दोनों के मद्देनजर भारत और भूटान के विदेश और रक्षा संबंध बहुत मजबूत हैं। भूटान ने भारत से आग्रह किया कि भारत इस मामले में चीन से भूटान की रक्षा करे। हमने बताया था कि सहयोग करते हैं भारत और भूटान रक्षा मामलों में, विदेश मामलों में। भारत से जब आग्रह किया गया भूटान द्वारा, तो भारत इस क्षेत्र में भूटान के पक्ष में उतरा, और उसने चीन से सामना करने की नीति अपनाई। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में चीन के द्वारा जो सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था, उसे
साफ किया, हटाया। काफी लंबे टाइम तक ये संघर्ष रहा, 2-3 महीने तक दोनों साइड की सीमाएं, दोनों साइड की सेनाएं इस क्षेत्र में खड़ी रहीं और एक लंबे विवाद के बाद चीन एक कूटनीतिक समाधान निकला और चीनी सेना की वापसी संभव हो सकी और ये विवाद समाप्त हुआ। बच्चों, अब बात ये आती है कि भारत ने क्या सिर्फ इसलिए ही इस क्षेत्र में भूटान का सहयोग किया कि वो 1949 और 2007 की संधि के कारण एक आबद्ध है भूटान की सुरक्षा करने के लिए। हाँ बच्चों, ये बात एकदम सही है कि भूटान की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है और भारत ने एक बड़े भाई की भांति भूटान की सुरक्षा कर समस्त पड़ोसी राष्ट्रों को एक संदेश दिया कि अगर आपको आवश्यकता होगी तो भारत आपकी मदद के लिए सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी वजह है डोकलाम का भारत के लिए सामरिक महत्व। कैसे सामरिक महत्व है डोकलाम का, इस नक्शे में आप देखिए। ये भूटान है पूरा सलेटी कलर में जो आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ चीन है ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का सिक्किम राज्य है और नीचे ये वेस्ट बंगाल है पूरा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ से असम के लिए रास्ता जा रहा है। हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि भारत मुख्य भूभाग अर्थात ये मुख्य भूभाग से इस मुख्य भूभाग से इस उत्तरी पूर्वी राज्य को जोड़ने वाला सिर्फ एक ही सकरा रास्ता है और वो है ये सिलीगुड़ी गलियारा। ये सिलीगुड़ी गलियारा करीब 32 किलोमीटर चौड़ा है और यही एकमात्र वो रास्ता है जो भारत के मुख्य भूभाग को उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। अब हमने कहा कि डोकलाम, डोकलाम बच्चों ये वाला वो डोकलाम का पठारी क्षेत्र है जहां पर चीन द्वारा इस भूटान के क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया गया। एक लाल कलर की जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही थी, वो लाइन वो है जो चीन यहाँ से क्लेम करता है कि वो उसकी सीमा यहाँ तक आती है और इसी जगह पर क्लैश स्टार्ट हुए भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य। दोस्तों ये चुंबी वैली का क्षेत्र है, ये ऊंचाई पर स्थित घाटी है, चुंबी घाटी ऊंचाई पर स्थित घाटी है जो डोकलाम क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, डोकलाम में सड़क बना लेता है और अपना दावा प्रस्तुत कर देता है, तो दोस्तों चीन एक सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह पर खड़ा हो जाएगा और भारत के इस सारे एरिया पे, सारे क्षेत्रों पर नजर रख पाएगा और अगर उसे लगा तो इस क्षेत्र से जल्दी से एंटर होकर वो इस सिलीगुड़ी गलियारे को तोड़ देगा या फिर ऐसा कहें कि इस पूरे सिलीगुड़ी गलियारे पर चीन की सेना कब्जा कर सकती है और भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से संबंध कट जाएगा। ये भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भारत के मुख्य भूभाग से अलग हो जाएगा अगर ये सिलीगुड़ी गलियारा को रोक दिया गया। इसीलिए हमने कहा कि सामरिक दृष्टिकोण से डोकलाम का भी भारत के लिए भी महत्व था और इन्हीं दोनों कारणों के वजह से भारत भूटान मैत्री संधि 1949 और साथ में डोकलाम का भारत के लिए सामरिक महत्व और साथ में पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति भारत का उत्तरदायित्व, तीसरा पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति भारत का उत्तरदायित्व। ये तीनों वो कारण हैं जिनकी वजह से भारत ने डोकलाम विवाद में भूटान की ओर से भूटान की रक्षा करने का दायित्व उठाया और एक लंबे संघर्ष के बाद, हालांकि हिंसा नहीं हुई, अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष चला और कूटनीतिक समाधान निकल गए, लेकिन काफी सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि एक युद्ध हो सकता है भारत और चीन के बीच में, क्या पड़ोसी राष्ट्र के लिए भारत को ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार की बातें उठने लगी थी। लेकिन तमाम बातों के बाद एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकला, एक कूटनीतिक समाधान निकला और ये डोकलाम विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया और इसमें भारत का जो स्टैंड था उसकी विजय हुई और भूटान के अंदर एक सुरक्षा की भावना जागी कि भारत ने भूटान की सुरक्षा की है। इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि ये पूरी भारत और भूटान संबंध एक दूसरे से गुथा हुआ है। दोनों ही देशों में एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना है, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा की भावना है, परम मित्र जैसा भाव एक दूसरे के प्रति आता है और यही भारत और भूटान संबंधों को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। उम्मीद करता हूं भारत भूटान संबंध की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। इसे आप शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें जिससे हमारे आगामी लेक्चर आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। और आपको हमने बताया बंसल 10 कोड का आप यूज़ करें, प्लस सब्सक्रिप्शन लें जल्दी से जल्दी, जिससे आपकी तैयारी हम कंटिन्यूसली में 1-to-1 वे में, यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी हमें अपने उत्तर लिखकर दिखाएं और हम आपको गाइड कर सकें कैसे उसको आगे बढ़ाना है और एक प्रॉपर तरीके से जो तैयारी होती है उस तैयारी में हम आगे बढ़ें। उसके लिए आपको अनअकैडमी
का जो प्रोग्राम है प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना होता है, और हमने बताया बंसल 10 कोड आप लेंगे, इस्तेमाल करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम पे प्रोमो कोड की तरह अप्लाई कर देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हमसे कनेक्ट भी हो जाएंगे। दोस्तों इस क्लास को शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सब अपनी तैयारी करें और एग्जाम में सक्सेसफुल रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।